दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 6th क्लास के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 यानी कहने का मतलब है बिहार सरकार द्वारा संचालित पुस्तक बुक जो बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में चलती है वो बुक है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। कहने का मतलब है ये बुक पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमी, ये दोनों को मिला जुला असर है क्योंकि 6, 7 और 8 में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का अलग अलग बुक नहीं आती है, ठीक है, एक ही में आती। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, पहले मैं बोल देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको बुक अगर आपके पास हो देख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है कि एक लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश किया हूँ, इसीलिए आपको क्या हुआ कि 2 दिन बीच में गैप हो गया, कोई वीडियो नहीं जा पाया इस चैनल के माध्यम से क्योंकि लिखने में कुछ टाइम लग गया, इस वजह से नहीं आ पाया, तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और आज वीडियो आपके पास आ रहा है, आप देखिए इसे। और जो आगामी एग्ज़ाम है, जो बिहार सरकार का जो शिक्षक का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही लाभ होगा और इस बहुत उपयोगी होगा। इस बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आज, कल और परसों 3 दिन में तीनों बुक को 6, 7 और 8 को समाप्त करूँ। इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं करा चुका हूँ, आप चाहे तो इसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो आप देखिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। पहला देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 6 का है, ठीक है, और ये इसमें लिखा हुआ है कि पहला लाइन है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये जो डेट दे रखा हुआ है ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया, याद रखेंगे। इसे हम एडॉप्ट कहते हैं, ठीक है, इसे हम एडॉप्ट कहते हैं। संविधान को हमने एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और लागू कब किया गया था? ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं, हमने अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। पहला अध्याय इसका है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला अध्याय है विविधता की समझ, ठीक है। तो विविधता की समझ में देखिए पहला है कुछ हमारे पर्व दिए हुए यहाँ पर कि देखिए कैसे विविधता हमारे देशों में है, इस प्रकार करके है, आप इसको गौर से देखिए। कहता है कि राज्य और दिया है, पर्व दिया है, ठीक है। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व पूछे आपसे, ध्यान रखिएगा, दुर्गा पूजा दे, काली पूजा दे, दशहरा दे, होली दे, दिवाली दे, कुछ भी दे, लेकिन उसमें अगर छठ पर्व रहे तो आप छठ पर्व को टिक करेंगे, ठीक है। बिहार में सबसे जो सुप्रसिद्ध त्यौहार है, पर्व है, वो छठ है। बंगाल में उसी प्रकार, बंगाल में दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, केरल में ओणम, झारखंड में सरहुल, ठीक है। ये सब पर्व इन राज्यों का एक महत्वपूर्ण पर्व है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिहार में क्या, तो याद रखेंगे छठ पूजा, पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, तो केरल में ओणम और झारखंड में सरहुल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए है कि पूरे भारत में 1652 भाषा बोली जाती है, ध्यान रखेंगे कितना, 1652 भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये तो खैर बोलने का है, आपने देखिए जैसे कि कहता है ना भारत में कि कुछ दूर में पानी चेंज होता है तो कुछ दूरी में भाषा चेंज होता है, ठीक है, यही वाली बात यहाँ पर भी है। संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको पता है संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। उन 12 अनुसूचियाँ में 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा हुआ, ध्यान देंगे दोस्तों। कहता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, ठीक है, 22 भाषा है, तो इसके याद रखेंगे 22 भाषा को, ठीक है। और जितने भी भाषा है
उनको उस किताब में लिखा हुआ है कि शिक्षक उनके अभ्यर्थी को याद करवाएं 22 भाषा को। तो खैर कोई बात नहीं, आपको याद नहीं करना है, ठीक है, बस कुछ बातें याद करना है। देखिए मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, ठीक है, उस समय मूल रूप से जो मेरे पास सही बात है 8 अनुसूचियाँ थी और उन 8 अनुसूचियाँ में 14 भाषा, ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी दिया हुआ मूल रूप में, ठीक है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव करते गया। और दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि 21वां संविधान संशोधन कब हुई थी, तो 1967 में हुई, ठीक है, और इस समय एक भाषा जोड़ा गया वो था सिंधी, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास भाषा कितना हो गया, 15 भाषा। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। उस समय 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। तो इस प्रकार कितना हुआ, 15 3 18 भाषा हो गया। और क्या हुआ कि आगे चलकर 92वां संविधान संशोधन 2003 में फिर से 4 भाषा जोड़ा गया, वो आपका है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। अब जब बिहार का एग्ज़ाम है तो दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा, ये मैथिली आपसे पूछ सकता है कि मैथिली हमारे संविधान की 8वीं सूची में कब जोड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका सही आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, 2003 याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिहार से है क्वेश्चन। और यहाँ पर एक बगल का राज्य संथाली, यानी बगल राज्य झारखंड में संथाली भाषा चलता है, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्या पता कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ, ठीक है। तो एक आप इस प्रकार एक जाति है महार, मुझे तो सही से नहीं पता है कि महार जाति क्या होता है, लेकिन अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में जन्म होती, कब याद रखेंगे, 14 अप्रैल 1891 का जन्म है और इनकी मृत्यु 1956 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान को लिखने वाले या रचयिता कर सकते हैं, ठीक है। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा में चुना गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चुना गया था। फर्स्ट चुनाव इन्हें बंगाल से हुई थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, देश बट गया, तो फिर वो जिस जगह चुनाव लड़े थे वो पूर्वी बंगाल में चला गया, तो फिर वो क्षेत्र से बाहर आना पड़ा और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव महाराष्ट्र से करवाया गया और फिर संविधान सभा में आए, ठीक है। इनका सीट कांग्रेस से कोई नेता खाली किए थे और वहाँ से चुनाव जीतकर आए थे, ठीक है, महाराष्ट्र से। तो आगे देखिए लिखा हुआ कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार के जो मन में सबसे पहले जो लाया था वो किसने लाया था, स्वराज पार्टी ने लाया था। कब लाया था, ध्यान रखना, 1924 में लाया था, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, ठीक है, किसने किया था, याद रहना चाहिए आपको, ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। कब किए थे, तो 1923 में किए थे, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी द्वारा, तो इन्हें खेद प्रकट हुई उससे और एक नई पार्टी स्थापना किया और कहा कि अब हम मतलब लेजिस्लेटिव के अंदर में घुस के केंद्रीय विधानसभा में जाकर हमें आज़ादी लड़ना पड़ेगा। और इनका इससे एक कहते हैं कि इसको उपलब्धि मिला और विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा में अंदर जाने का मौका मिला, ठीक है। खैर अच्छी बातें हैं और इससे कुछ फ़ायदा हुआ इनको, लेकिन याद रखेंगे कि सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार लाया था मन में, वो लाए थे स्वराज पार्टी ने, लाए थे 1924 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा देशी रियासत थी
जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। कौन थे याद रखेंगे? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, ध्यान रखिए। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 ऐसे देशी रियासत थे जो कि भारत में नहीं मिलना चाहा, और वो कोशिश ये था कि कोई कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, कोई पाकिस्तान में मिलेंगे, कोई कहा कि किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें से जूनागढ़ को मिला लिया गया, हैदराबाद को मिलाएंगे और कश्मीर को ही मिलाएंगे। ठीक है, लेकिन हैदराबाद का एक ऐसा देशी रियासत थे जिसने संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, ध्यान रखिए, कोई प्रतिनिधि इसके संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, याद रखेंगे कब चुना गया था, ध्यान रखेंगे वो डेट 9/11/1946। ठीक है, तो याद रखेंगे 9 नवंबर 1946 को सैयदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और बस 2 दिन बाद बस 11 नवंबर को ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, दूसरा आपका अध्याय है। ठीक है, तो नेक्स्ट अध्याय क्या है? अध्याय 2 में देखिए आपके लिखा हुआ है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। ठीक है, तो हम लोग ग्रामीण जीवन में ये देखिए, ये वहाँ पर पॉलिटी हो गया, ये लगता है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ये दोनों चलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स दोनों चलेगा। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप में देखिए क्या है, लघु किसान। ठीक है, तो लघु किसान दिया हुआ है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिसके पास ज़मीन हो वो लघु किसान कहा जाता है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ ज़मीन होता है, ध्यान रखेंगे 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ ज़मीन होता है। ठीक है, इसके बाद सीमांत किसान है वो किसान जिसके पास केवल 1 हेक्टेयर ज़मीन हो। ठीक है, यानी ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन हो या 2.5 एकड़ ज़मीन हो। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखा है कृषक मजदूर लिखा हुआ है अपनी ज़मीन नहीं दूसरे के खेत में काम करते हैं, यानी ऐसे कृषक मजदूर, ऐसे किसान मजदूर जो कि अपना ज़मीन तो है नहीं, किसी दूसरे के ज़मीन में काम करते हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग किसान यानी कहने का मतलब है 1 एकड़, ठीक है, 5 एकड़ 8 बीघा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे हो तो वो मध्यम वर्ग किसान कहलाया जाएगा। ठीक है, 5 एकड़ या 8 बीघा की बात किया जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं, 5 एकड़ या 8 बीघा। ठीक है, तो 5 एकड़ तो ध्यान रखेंगे ये 8 या 8 बीघा जो भी हो जाए तो मध्यम वर्ग किसान कहलाएंगे। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है बड़ा किसान वो होता है जो बृहद किसान जिसको कहेंगे उसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन हो। ठीक है, तो वो आपको बड़ा किसान कहा जाएगा। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है देखिए 4.98% 2011 के जनगणना के अनुसार। मात्र इतना ही बड़ा किसान है, बाकी सब छोटे किसान, मझोले किसान या लघु किसान या सीमांत किसान के तरीके से हैं। ठीक है, देश में इन्हें बड़े ज़मींदार भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे देश में बड़े ज़मींदार हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा अध्याय में देखिए है शहरी जीवन का स्वरूप। ठीक है, तो तीसरा अध्याय शहरी जीवन में क्या क्या लिखा हुआ है। पटरी वाला व्यापारी सड़क किनारे चादर चटाई तिरपाल चढ़ाकर सामान बेचते, आपने देखा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप शहर जाते हैं, पटना शहर में आप अगर रहते हैं तो आप देखेंगे हथुआ मार्केट में किस तरह का तिरपाल लगाकर, या पूरे पटना में ही देख लीजिए आप। ठीक है, हथुआ मार्केट का नाम लेना शायद उचित नहीं होगा, यहाँ पर किसी एक जगह का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन पूरे पटना में आप देखिए कितना लोग तिरपाल लगा कर अपना सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो पटरी वाला व्यापारी है। ठीक है, जो कि उनके पास कोई अस्थायी दुकान नहीं है, वो पटरी आज तिरपाल लगाएं, फिर नगर निगम वाला हो ना हो उनको दिक्कत अगर हो, पब्लिक ने कोई कंप्लेन कर दिया, उनके दुकान को उठा दिया जाएगा, क्योंकि वो लगाने का लीगल तरीका नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, वो अपना बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे संविधान में कहता है कि आप
पटरी ठेला सब लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अपवाद है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को दिक्कत हो, ठीक है, रोड जाम हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं। आप ऐसे जगह में लगाइए जहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो। तो आप देखते होंगे ये सब चीज़ें। भारत में शहरों की संख्या कितनी है? 4000 प्लस, ठीक है, 4000 प्लस शहरों की संख्या है, ठीक है। अध्याय 4 में देखिए इकोनॉमिक्स का ही है लेन देन का बदलता स्वरूप, ठीक है, बदलता स्वरूप। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए ये कहता है कि वस्तु विनिमय। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले जो हमारे पास मुद्रा नहीं था तो हम वस्तु से बदले वस्तु देते थे। ये किसी से पास गेहूं लेना है, अगर उनको रिक्वायर चावल है तो चावल दिए, गेहूं हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरे पास चावल है, उनके पास गेहूँ है, अगर वो उसको ज्वार चाहिए, मेरे पास चावल है, मेरे पास ज्वार नहीं, तो हम गेहूँ कैसे लें उससे, ठीक है। तब रुपया का आया कि आप अपने सामान को रुपया में कन्वर्ट कीजिए और आपको जो लेना है लीजिए, क्या दिक्कत है, चावल लो, गेहूं लो, जो लेना है लो, ठीक है। तो इस प्रकार करके वस्तु विनिमय प्रणाली से पहले खरीद बिक्री होता था, ठीक है, लेकिन इससे बहुत दिक्कत होती थी। इस वजह से हमने वस्तु विनिमय प्रणाली को छोड़ा और हमने रुपया का या पैसा को लेकर हम लोग आए, ठीक है। तो देखिए वस्तु विनिमय का मतलब है जब किसी वस्तु के खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता था, ठीक है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देना, ठीक है। सेकंड देखिए लिखा हुआ श्याम नारायण रिक्शा वाला भभुआ जिले का कृषक मजदूर था, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सॉरी एससीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो श्याम नारायण होना पूछ सकता है कहाँ के रिक्शा वाले थे, तो भभुआ के कृषक मजदूर थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है प्राचीन काल में आखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तब पशुओं की खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में करता था, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में जब हम प्राचीन काल में जाएं, इतिहास में जाएं, आप पूरा पाषाण काल में जाएं, नवपाषाण काल, इसके बाद जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग उस समय मनुष्य जानवरों को आखेट मतलब शिकार करते थे, ठीक है, और उनका मांस खाते थे। मांस खा लिए, चमड़ा को वो पहनने का भी काम करते थे, लेकिन अपने जीवन यापन का साधन था। आगे चल के पशुओं को खाल को या चमड़ा को का प्रयोग मुद्रा के रूप में करना शुरू कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। आगे है बाढ़ में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो जब चरागाह युग था, ठीक है, उस समय बहुत बार पशुओं का प्रयोग हम लोग अगर आप देखेंगे ऋग्वेदिक काल जाएंगे, उस समय कहा जाता है ईश्वर से दो ही चीज़ कल्पना करता था, या तो आप मुझे गाय दीजिए या तो मुझे पुत्र दीजिए, ठीक है। गाय संपत्ति का मुख्य आधार था, पुत्र भी एक तरह का संपत्ति ही था, ठीक है। कहता है कि ऋग्वेदिक काल में जब जाएंगे, आज हम लोग गाय को सामाजिक और धार्मिक आधार पर देखते हैं, ठीक है, समाज में रहते हैं, गाय रहना चाहिए, धार्मिक के रूप में देखते हैं, धर्म के आधार पर भी देखते हैं। लेकिन उस समय ऋग्वेदिक काल में जाएंगे तो सामाजिक धार्मिक से ज़्यादा गाय का महत्व आर्थिक रूप से में था, ठीक है। गाय ही उस समय पैसा का मेन जरिया था, यानी जिसके पास जितना गाय वो उतना ज़्यादा धनी व्यक्ति होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मनुष्य जब खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में, ठीक है। अभी भी मुझे याद है, अब मैं छोटा जब था तो हमें याद होता था कि कुछ भी सामान खरीदना है तो जाओ थोड़ा सा चावल लेके जाओ, थोड़ा धान लेके जाओ, बेच देना मार्केट में और सामान खरीद के ले आना। उससे पैसे की बहुत दिक्कत थी, ठीक है, पैसा था नहीं। आज सामान मेरे पास है, मेरे पास सामान नहीं है, पैसा बहुत है, ठीक है। आज चावल दाल की कमी होती जा रही है, पैसा सबके पास आ रहा है, इसलिए चावल की महंगाई कहाँ तक जा रही है। अगर आप गांव के रहने वाले शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो शहर में रहकर अपने जीवन यापन कर रहा है उनको पता है कि चावल का रेट क्या होता है या गेहूँ का रेट क्या है, ठीक है। तो मुझे अपनी बचपना याद है और मैं आपको क्या इसमें तो मैं बोल ही सकता हूँ, अपना फेस शेयर नहीं कर पा रहा आपके पास, लेकिन मैं मेरी भावना को आप समझिए। मुझे वो दिन अभी भी याद है कि चावल गेहूँ या धान बेचकर हम लोग मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाते थे,
ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वो दिन चला गया, ठीक है। आज पैसे की समय है और आज लोग धान चावल उस हिसाब से नहीं अभी बेचते हैं, ऐसे बात नहीं बेचते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं बेचते हैं जो उसमें बेचता था। 10 किलो बेच के चलो सब्जी ले आओ, ठीक है, तो 20 किलो बेच के तो कुछ ये खरीद के ले आओ। आज हम चावल गेहूँ जरूर बेचते हैं, लेकिन बल्क रूप में बेचते। करने मतलब है कि जितना है एक 10 कुंटल मेरे पास हुआ, 10 कुंटल एक बार में बेच दो, ठीक है, वो पैसा कहीं और लगा देना है। और सब्जी खरीदने के लिए चावल गेहूँ आजकल नहीं बेचा जाता है, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं। अनाज के रूप में हमने मुद्रा के रूप में प्रयोग किया अनाज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कहता है आगे देखिए कि भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्के बने, ध्यान रखेंगे। जो भारत में है वो सबसे पहले चांदी का सिक्के बने, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिल्ली में गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसे ही एक चांदी का सिक्का चला जिसे रुपया का नाम दिया गया, ध्यान रखेंगे। शेरशाह सूरी, ठीक है, याद रखेंगे। जिसका मकबरा आपका सासाराम में है, जो अष्टकोणीय मकबरा है, ध्यान रखेंगे। और बिहार में सासाराम में है, तो आपसे पूछ भी सकता है। मैंने हिस्ट्री अच्छी तरह से करवाया हूँ, आप चाहे तो अब देख सकते हैं। और इस वीडियो का आई बटन में भी उसका लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें शेयर कर दूँगा। और कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा खुद से बनाए थे, ध्यान रखेंगे। और सासाराम में अष्टकोणीय मकबरा है जो कि तालाब के बीच में है, ठीक है, आप देख सकते हैं जाकर। तो उसी ने, और इसकी अगर दिल्ली सत्ता देखा जाए शेरशाह सूरी का 1540 से 45, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसने हुमायूं को हरा कर दिल्ली सत्ता स्थापित किए थे और सूर्यवंश की स्थापना की, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने एक सिक्का चलाया था जिसे हम रुपया के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा की मोहर चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था, ध्यान रखेंगे। तो चांदी का क्या है, रुपया, और तांबे का दाम, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान की पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुगल काल की बात किया जा रहा है। अगर मुगल काल की पूरी काल देखा जाए तो कब से कब तक, 1526 से लेकर 1707 तक, ठीक है, ये मुगल सत्ता का काल है। तो उस समय देखिए चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था, ठीक है। अगला चीज़ें हैं, कहता आरबीआई को कागज नोट जारी करने तथा छापने का अधिकार है और सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्री के पास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहने मतलब है आरबीआई, ठीक है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, उसमें देखिए कागज के नोट पर आरबीआई गवर्नर का क्या साइन रहता है, ठीक है, सिग्नेचर रहता है, ठीक है। और जबकि ध्यान रखेंगे जो सिक्का मेरे पास है, जो कि 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का, देखिए सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है, वित्त मंत्री के पास है, ध्यान रखेंगे। कागज के नोट को जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, तो सिक्का जारी करने का अधिकार वित्त मंत्री के पास है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर आते प्लास्टिक मुद्रा। आपको कोई बोला होगा कि आजकल प्लास्टिक का मुद्रा चलता है, लेकिन आपके मन में ये आया होगा क्या प्लास्टिक का मुद्रा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो मेरे पास एटीएम है, ठीक है, एटीएम के साथ उसमें डेबिट कार्ड भी लिखा होगा, ठीक है। तो देखिए एटीएम से डेबिट कार्ड, या बहुत किसी के एटीएम के साथ क्रेडिट कार्ड भी लिखा रहता है, ठीक है। वो प्लास्टिक का है, वो किसी और चीज़ का नहीं है, लोहा का बना नहीं है, किसी तांबे का बना नहीं है, किसी धातु का बना नहीं है, वो प्लास्टिक का है। आप स्वैप करते हैं, मशीन में डालते हैं, उससे रुपया आ गया, ठीक है, वो प्लास्टिक कार्ड है। आज तो खैर रुपया धीरे धीरे एटीएम तो लगता है बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपका ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, आप रुपया को निकालना नहीं चाहता है, क्योंकि आप टेंशन इस बात का नहीं है कि 79 रुपया हुआ कि 59 है कि 49 है, क्यों भाई चेंज का टेंशन लेना है कि 52 रुपया है, 51 रुपया है, तो 1 रुपया कहाँ से लेकर आए। इससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, टेंशन मुक्त हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि उस एटीएम कार्ड को हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, ठीक है, ध्यान, एटीएम कार्ड को हम प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आज सिक्का जो बनता है वो एल्युमिनियम निकेल का बनता है, लेकिन वर्तमान में जो सिक्का बन रहा है वो देखिए बड़ा अच्छा नाम लिखा है, फेरी रिटक स्टेनलेस स्टील, ध्यान रखेंगे, इसका बनता है, ठीक है। साथ से साथ इसमें क्या होता है, 17% क्रोमियम है और 83% आयरन है, ठीक है। ये लोहा और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का एक सिक्का आपके पास आ रहा है, देखिएगा उस सिक्का में जंग नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद है
कि अलग अलग सिक्के अलग अलग धातु के बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक इकोनॉमिक्स था, पहला एक अध्याय आपका पॉलिटी था यानी पॉलिटिकल साइंस था, और बाकी 2, 3, 4 अध्याय आपका इकोनॉमी था। अब फिर से आपके पास एक 5वां अध्याय आ रहा है जो कि ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, इसमें देखिए आपका टॉपिक है हमारी सरकार, तो सरकार का 3 अंग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, साथ ही साथ आप कह सकते हैं प्रेस। ठीक है, जो चौथा स्तंभ है। तो देखिए कहना कि मतलब इस तीनों का मतलब एक बात में समझिएगा आप। ठीक है, अगर ढेर अब किताब पढ़ेंगे अधिक दिमाग लगाएंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विधायिका का काम है नियम बनाना। ठीक है, यानी जो संसद में नियम बनती है उसका वो है विधायिका। ठीक है, और जो नियम को पालन करवाएंगे वो कार्यपालिका है। ठीक है, जैसे डीएम नियम को पालन करवा रहे हैं, एसपी नियम को पालन करवा रहे हैं, वो आपका कार्यपालिका है। ठीक है, और जो संसद में कानून बना वो हमारे मूल अधिकार को कहीं तो कोई छोटा नहीं कर रहा है, यानी उस पर कोई अड़ंगा तो नहीं डाल रहा है। कहने मतलब है उनको उनका कहाँ तक वो सही है कानून। ठीक है, मूल अधिकार, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ठीक है, तो जो भी संसद में कानून बनती है तो न्यायालय का देखने काम है कि वो मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है किसी प्रकार से। ठीक है, तो याद रखेंगे विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, और न्यायपालिका कानून है उस कानून को देखना है कि कहीं मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यायालय मूल अधिकार का संरक्षक है। ठीक है, अब कार्यपालिका का प्रधान ध्यान राष्ट्रपति है। आप देखते होंगे जो भी कोई सेलेक्ट आईएएस में होता होगा उनको खासकर राष्ट्रपति प्रत्येक साल देखते हुए फोटो खिंचाते होंगे, उनको नियुक्ति पत्र देता होगा। तो याद रखेंगे कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। यहाँ पर विधायिका जो संसद में, ठीक है, तो संसद में हमारे यहाँ पर विधायिका का जो हेड है वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इस प्रकार करके हमारे कानून बनते हैं और कानून को पास होकर वो पूरे देश में लागू हो जाता है, और लागू होना उनको इम्प्लीमेंट करवाना कार्यपालिका का काम और न्यायपालिका उस पर देख रेख करते हैं। ठीक है, तो याद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नियम बनाने काम विधायिका का है। ठीक है, और बदले गए नियम के लिए, ठीक है, बदले गए नियम एवं ये लिए गए निर्णय को सब पर लागू करने काम कार्यपालिका की होती है, और न्यायपालिका स्वतंत्र इकाई है, यानी उसका अपना एक अलग काम है। ठीक है, एक देखिए एक बुक है महात्मा गांधी का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग से पूछ भी सकता है, यंग इंडिया नामक बुक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ, तो 1931 में हुआ। ठीक है, 1931 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन देश कब कब दिया, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया 1902 में, अमेरिका 1920 में, इंग्लैंड 1928 में, फ्रांस, भारत, जापान भी उनके बाद में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार करके महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए भारत के बारे में लिखा, भारत शासन अधिनियम 1928 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसमें ये प्रावधान लाया गया था कि पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, लेकिन सारी महिलाओं को नहीं मिला था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कहता है कृष्णा और कावेरी नदी विवाद 2 राज्यों के बीच में है। कौन कौन राज्यों के बीच हैं उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, देखिए जो आपके बुक में है वहीं पर तक रुकते हैं, अधिक नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अधिक बढ़ने का मतलब होता है कि ज़्यादा कुछ बोलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, और कहा गया है कि आपका एससीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो अधिक क्यों पढ़ें आप, ये भी वाला बात है। ठीक है, तो कृष्णा कावेरी जो विवाद है, नदी जल विवाद है, वो दो राज्यों के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ठीक है, सतलज नदी विवाद कौन कौन राज्यों के बीच में है, देखिए ध्यान रखिए, तो यहाँ पर आपका हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों के बीच में। ठीक है, मेरे पास अभी
केंद्र शासित प्रदेश कितना है, जिसको आप यूटी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यूटी क्षेत्र मेरे पास कितना है, 8 राज्य हैं। कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन यूटी क्षेत्र है, एक दिल्ली, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 हो गया, तीसरा चंडीगढ़, ठीक है, चौथा दादर और नगर हवेली एवं दमन एंड दीव, ठीक है, इनको मिला दिया गया, ठीक है, मिला दिया गया। कब मिलाया, 26 नवंबर 2019 को घोषित, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ, ठीक है। इसके बाद 5वां देखिए, ठीक है, 5वां आपका लक्षद्वीप, इसके बाद पुदुचेरी, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर इसके बाद लद्दाख, ठीक है। इस प्रकार करके 8 केंद्र शासित प्रदेश है मेरे पास, जो कि आपको याद रखना है। कौन कौन, तो दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप एक ही में है, ध्यान रखेंगे, अलग अलग अब नहीं रहा ये, ठीक है। इसके बाद लक्षद्वीप, पौंडीचेरी तो आपको पता पहले से ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख को 2 यूटी क्षेत्र बना दिया गया, ठीक है। अगला अध्याय है ग्राम पंचायत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा सबसे लोअर आप कह सकते हैं कि एक तरह से अधिकार दिया है ग्राम पंचायत का, ठीक है। तो देखिए, जिससे आप कह सकते हैं कि केंद्र में शासन जो है वो केंद्रीकृत नहीं है, बल्कि विकेंद्रीकरण की तरफ आगे बढ़ा है, और उसी का एक परिणाम है मेरे पास ग्राम पंचायत है। उसमें देखिए BLO, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर, याद रखेंगे, ये आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म BLO का मतलब क्या है, ठीक है। तो बूथ लेवल ऑफिसर, ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम से कम 7000 या उससे अधिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत वहीं होगा जहाँ पे 7000 या उससे अधिक जनसंख्या हो। बिहार में पंचायतों में आरक्षण दिया गया था सबसे पहले, ध्यान रखेंगे, वो भी स्थानीय स्तर पर आरक्षण दिया गया था, और इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले बिहार राज्य ही महिलाओं को ग्राम पंचायत में, या आप कह सकते हैं ग्रामीण, जो कि हमारे पास ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, या फिर आप उसी प्रकार का एक नगर पंचायत भी होता है, ठीक है, उसमें जो महिलाओं का जो आरक्षण मिला, जो 50% सीट आरक्षित किया गया था, कब किया गया, 2006 में किया गया था। तो याद रखेंगे, ये पहली बार जो उठाया था, कदम उठाया था, वो बिहार सरकार ही उठाया था, ठीक है, या बिहार राज्य उठाया था। चलिए ध्यान रखेंगे, जो स्थानीय स्वशासन है, उन स्थानीय स्वशासन में जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, वो बिहार राज्य पहला दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत, ठीक है, आय का स्रोत में क्या है, एक कर जो खुद लगा सकता है, ठीक है, और सरकार द्वारा दिया गया अनुदान उनके पास है, ठीक है, यानी सरकार इसको अनुदान देते रहता है, कुछ कुछ कर अपना खुद लगाते हैं, ठीक है। गांव के ज़मीन का नापना और उसका अभिलेख रखना किसका काम है, हल्का कर्मचारी, ठीक है। आप जाएंगे ब्लॉक में, आपको मिल जाएगा ये हल्का कर्मचारी, ठीक है। इसे पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो भी कहते हैं। हल्का कर्मचारी क्या क्या कहते हैं, पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी और कानूनगो भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन, ठीक है। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन के बराबर हिस्सा यही सभी राज्यों तथा के शासित प्रदेश में लागू होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में जो पहले ये था कि नहीं बेटी को ज़मीन नहीं देना है, ठीक है, उनको बराबर हिस्सा नहीं देना है, तो आज भी देखिए नहीं ही होता है, ठीक है। भारत एक इमोशनल देश कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाव वाला देश है, क्योंकि बेटी को कहते हैं कि क्या जाके भैया से लें, ज़मीन बंटवारा करें, क्योंकि उससे बंटवारा करेंगे तो दुखी हो जाएगा, फिर पूरा समाज नहीं चल पाए, तो इस प्रकार आज भी नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत कम में होता होगा जो इस तरह की बातें होती होगी, नहीं तो अभी भी ग्रामीण अवस्था में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी घटना दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मेरे पास है, ठीक है, ये कानून है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और उनको बराबर हिस्से देने की बात किया गया, इस सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों में भी लागू होती है, ठीक है। अब इसी में ग्राम पंचायत था, उसी में एक नगर का स्थानीय स्वशासन भी है, यानी
हम देखते हैं कि बहुत जगह हम जहाँ गांव में ग्राम पंचायत है तो नगर में नगर प्रशासन है या नगर स्थानीय स्वशासन है। तो जैसे कि देखिए बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखेंगे वो कब हुई थी, 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में हुई थी। देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। ठीक है, यही तो ये था 6th क्लास का SCERT। बस इसको आप देखिए और इससे लाभ उठाइए। ठीक है, कोशिश करूँगा कल 7 और 8 दोनों को एक साथ डाल दिया जाए या आप तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो आप तक पहुंच जाएगा, कोशिश करेंगे। उसके बाद जस्ट अगले दिन कोशिश मैं करूंगा कि पर्यावरण भी आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, यानी एक पर्यावरण भी पार्ट आपको दिया गया है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके तक पहुंचाया जाए। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहेंगे और जो भी आपके क्वेरी है आप लोग इसी तरह कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको मतलब आपके जो भी क्वेरी है उनको फुलफिल करें। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए और जय हिंद जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग 7वीं क्लास का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जो मुख्यतः बिहार राज्य में सरकारी स्कूल में जो बुक चलती है जिसे हम SCERT के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि 7वीं क्लास का बुक है। आप इसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बुक कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक जीवन है और ये भाग 2 है। इससे पूर्व मैं कल आपको भाग 1 करवा चुका हूँ, यानी क्लास 6th का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के माध्यम से आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपको वहाँ से वो वीडियो मिल जाएगा। आप देख लीजिए पहले, फिर इसके बाद इसे देख लीजिएगा। तो जो बिहार राज्य द्वारा संचालित एक पुस्तक जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन, जो 7वीं क्लास का बुक है, बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में सारे स्कूलों में ये बुक चलती है, प्राइवेट स्कूल को छोड़ दिया जाए तो। और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी जो टीचर की वैकेंसी है जो कि एग्ज़ाम होने वाली 24 तारीख से, उसमें कहा गया SCERT को पढ़ना आपको है। तो SCERT को पढ़ना है तो आप इसे ज़रूर पढ़िए है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला अध्याय को। ठीक है, तो देखिए अध्याय आपका पहला है जो कि SCERT के तहत में 7वीं क्लास के SCERT के तहत में अध्याय आपको देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि लोकतंत्र में समानता। ठीक है, तो अब हम लोग जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं इसमें समानता ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर एक चीज़ गांधी जी के बारे में जिक्र किया गया है कि गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, ये कब की बात है, याद रखेंगे 1893 की बात है, जब ये एक गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस की वजह से ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पर इसको उसकी केस को फाइल करना था या कोर्ट में जाकर उस पर अपना मतलब कहने का मतलब है कि केस को देखना था। तो इस दौरान इनके पास, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी इसे फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया गया और इसे बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि वहाँ पर रंगभेद की नीति चल रही थी, यानी गोरे और काले के बीच में थी। तो फिर लोकतंत्र में समानता की बात कहाँ है। ठीक है, इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हो, इसको ध्यान दीजिए कि गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, मारिट्सबर्ग पर विवाद हुआ जिसमें महात्मा गांधी को रंगभेद नीति के उन्हें अंग्रेज़ों से अपमानित होना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मारिट्सबर्ग एक जगह है। ठीक है, स्टेशन है, वहाँ पर विवाद हुआ और अंग्रेज और गांधी जी के बीच में रंगभेद को लेकर एक विवाद हुआ जिससे गांधी जी को अपमानित होना पड़ा। ठीक है, अब यहीं पर से गांधी जी पूरे कह सकते इस समय से लेकर 1914 तक गांधी जी अफ्रीका में ही रहेंगे और उसमें वहाँ पर रंगभेद की नीति जो चल रहा था उसके लिए सत्याग्रह वहाँ पर से करेंगे। ठीक है, खासकर ब्लैक लोगों के प्रति
या कह सकते हैं भारतीय लोगों के प्रति जो गलत व्यवहार किया जा रहा था अफ्रीका में, उनसे लड़ेंगे ये। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अभी से लेकर यानी 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी वहीं रहेंगे और फिर जनवरी 1915 में वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में आए नहीं हैं, बीच में आएंगे, कभी कभी आएंगे, लेकिन फाइनली ये जनवरी 1915 में भारत वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप या कह सकते हैं उसमें अपना किस्मत आजमाएंगे। फिर आगे जानते हैं क्या होता है। नहीं तो हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात है, तो हिस्ट्री जाएंगे तो लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में इसको काम निपटाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास रहा। आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर भी रंग भेद की नीति हुआ, दक्षिण अफ्रीका में तो खैर चलबे कर रहा था। तो अब यहीं पर से एक बात यहाँ पे आ रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है, याद रखेंगे कब से कब तक चला था। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे कब से कब तक। तो याद रखेंगे 1954 से 1968 तक, ठीक है, 1968 तक याद रखेंगे, इतना दिन तक चली थी वहाँ पर। तो ये भी अमेरिका में कहीं न कहीं नागरिक आंदोलन है जो कि समानता को लेकर है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कब से कब 1954 से 1968 तक चली थी, जो कि अमेरिका में नागरिक आंदोलन, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसको सिविल राइट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि उद्देश्य क्या था। तो अफ्रीकी लोगों के खिलाफ नस्ल भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करना और दक्षिणी देशों में मतदान अधिकार का पुनः स्थापित करना। देखिए प्रॉब्लम यहाँ से नहीं था, प्रॉब्लम इस बात का था, ये सारे प्रॉब्लम का जड़ यूरोपीय लोग हैं। ठीक है, यूरोपीय लोगों ने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका से जो काले काले लोग थे, इन लोग को उठा कर अमेरिका ले जाकर बसा दिया गया, वहाँ पर काम करवाया उनसे कोड़े के बल पे मार कर, और वो लोग जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो लोग वहीं रह गए। अब वो अमेरिका का जो मूल निवासी, वो जो यहाँ के लोग हैं यानी अफ्रीकी जो नस्ल के लोग थे, उन लोग को रंग भेद की नीति झेलना पड़ रहा था, इसी के लेके चला था। आपको पता है कि सेरेना विलियम अमेरिकी मूल नागरिक हैं। अब अमेरिका के लोग पता है कि वहाँ गोरा होता, फिर सेरेना विलियम इतना मतलब ब्लैक के क्यों हैं, कहाँ के हो सकते हैं। तो याद रखेंगे इसी प्रकार की बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड अध्याय देखिए क्या है, राज्य सरकार के बारे में है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको दिया विधानसभा बिहार में विधायक की संख्या कितनी है, 243 है। ठीक है, और बहुमत के लिए कितना चाहिए, 122। अगर आज नीतीश जी की सरकार है तो उसके पास 122 की बहुमत है, तो सरकार बनी हुई है। ठीक है, और इसके में अगर आपको लोकसभा का सीट पूछ दे तो ध्यान रखेंगे 40। ठीक है, अगर विधानसभा दिया हुआ है, ठीक है, फिर राज्यसभा पूछे तो ध्यान रखेंगे 16, और विधान परिषद पूछे तो कितना, 75। ठीक है, याद रखिए इन सब बातों को कि विधानसभा 243, लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधान परिषद 75। ये सारी बातें बिहार के बारे में हैं। ठीक है, सारी बातें बिहार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पे चलाता है, उस प्रकार राज्यपाल राज्य के नाम पर। राष्ट्रपति और राज्यपाल में सिर्फ इतना सी बातें ध्यान रखेंगे, लगभग उनकी सारी बातों को यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, जिस तरह उनका शक्ति है देश के प्रति, उसी प्रकार प्रत्येक राज्यपाल के पास शक्ति है राज्य के प्रति। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि कहा जाता है राज्यपाल और राष्ट्रपति में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो केंद्र के लिए है, ये राज्य के लिए है। दूसरा अंतर ये है कि वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आप कोर्ट मार्शल वाली केस को वो हैंडल कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब एक दो बातें जो मेन चीज़ें हैं जो अंतर है। नहीं तो विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास उस प्रकार राज्यपाल के पास भी है। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि राज्यपाल का नाम से चलता है। ठीक है, याद रखेंगे राज्यपाल भाग 6, ध्यान रखेंगे भाग 6 में है और आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक है। ठीक है, राज्यपाल के पास
ठीक है। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायकी शक्तियाँ, न्यायपालिका शक्तियाँ सब आ जाएगा इसी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को ले जाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाता है, ठीक है। फिर अगर उसके पास बहुमत ना हो या फिर कह सकते त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, ठीक है, उस समय पर भी राज्यपाल के पास ये शक्ति होता है कि सबसे बड़े दल को, पार्टी को बुलाया जाए और सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, ठीक है। फिर बना ना बना वो बात है, अगर बना लेते हैं तो फिर उसे बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाता है। फिर बहुमत सिद्ध करते नहीं सिद्ध हो पाया तो फिर से राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति सिफारिश किया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लग जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री नियुक्ति जरूर करते हैं लेकिन अपने मन से नहीं, ठीक है। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाएं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है केंद्र सरकार के द्वारा, ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि केंद्र में जो सरकार चल रही है वो ठीक ठाक से चलना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां हो, ठीक है। आगे देखिए विधान परिषद की बात किया जा रहा है। तो आपको पता है विधान परिषद कितने राज्यों में है? कुल 6 राज्यों में नाम दिया हो, याद कर लीजिएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाए, मैप पे जाइएगा तो देखिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। ये आपका 3 राज्य यहाँ पर, ठीक। इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये 5 राज्य हो गया। तो छठा कहाँ गया? ठीक है, ध्यान रखेंगे तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना छठा राज्य। तो यहाँ पर ये करके देखिए कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, दोनों सटा हुआ राज्य, ठीक है। बगल में कर्नाटक, बगल में महाराष्ट्र, 4 राज्य वहीं पर है, मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 राज्य वहीं पर है, एक बिहार, अपना बिहार और बगल में उत्तर प्रदेश, ठीक है। सब मिलाकर 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है जो कि राज्यों का उच्च सदन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि किसी भी विधान परिषद में कम से कम 40 सीट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 40 सीट और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3। जैसे कि आपको पता है बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। इसका 1/3 कर दिया जाए तो कितना होगा? 81 होगा, ठीक है, 81 होगा। लेकिन बिहार में कितना सीटें हैं? 75 सीटें, ठीक है। यानी 1/3 अधिक से अधिक और नहीं तो 40, ठीक है, 40 से कम नहीं होना चाहिए विधान परिषद की सीटें, ठीक है। और 40 किसका? यानी 1/3 किसका? विधानसभा सदस्यों की संख्या का। ऐसे नहीं 1/3 कहने का मतलब कुछ भी 1/3 लगा देना है, ठीक है। 1/3 का मतलब हुआ विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3, नहीं तो 40 मेंबर होना चाहिए विधान परिषद में। और विधान परिषद की जो गठन होती है वो जो इनिशिएटिव उठाते हैं वो राज्य सरकार उठाते हैं। राज्य सरकार अपनी विधानसभा में पारित करते हैं कि हमको विधान परिषद चाहिए, फिर इनको केंद्र सरकार के पास भेजते हैं, केंद्र सरकार के संसद में पास हो जाती है और किसी भी राज्य में विधान परिषद स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार फिर से उनको ख़त्म भी किया जा सकता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए कहता है विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद जो हमारे पास बिहार में 243 सीट हैं, उसका 1/6 कितना होगा आप देखिए, जोड़ घटा करके, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर नहीं, ये तो विधान परिषद की बात है, उससे विधानसभा हो गया ना, विधान परिषद करना है, ठीक है। 75 का 1/6, ठीक है। आप देखिए कटाई इसको पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। 6 कम 6, ठीक है, यहाँ पर इधर गया तो 6 दूनी 12, ठीक है। 12 करने के बावजूद 12 6 72, यानी 12 करने 3 फिर भी शेष बच जा रहा है। तो आप मान के चलिए 12 या 13 मेंबर का नियुक्ति या मनोनीत
राज्यपाल करेंगे। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, राज्यपाल करेंगे। और ये जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद कुल सदस्य संख्या का 1/6। तो कितना, कौन सी मतलब आर्टिकल के तहत, यानी किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे अनुच्छेद जो होगा वो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद होगा 171 का 3। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी भी विधान परिषद, अपने विधान परिषद में, ठीक है, राज्यपाल अपने विधान परिषद में 1/6 कुल विधान परिषद मेंबर का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति या मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे ये है कि यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि एक विधान परिषद क्या है, एक अस्थाई सदन है। जिस प्रकार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, कोई भंग नहीं होती है, उसी प्रकार विधान परिषद जहाँ जहाँ है, जिन राज्यों में है, वो एक अस्थाई सदन है, कोई भंग नहीं होती। उसका 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक है, की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, और ये चीज़ें राज्यसभा में भी लागू होती है। और सदस्यों की कुल जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष की होती है। आपको ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष की नहीं। विधान परिषद के सदस्यों की कुल जो अवकाश ग्रहण करने का यानी करने का कार्यकाल उनकी जो होती है, यानी कि मतलब है कि वो कितने सालों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 6 सालों में निर्वाचित होते हैं, 3 सालों के नहीं होते, 5 सालों के नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे विधानसभा में 5 साल के लिए, लोकसभा में 5 साल के लिए, उसी प्रकार जिस प्रकार राज्यसभा में 6 साल के लिए, उसी प्रकार विधान परिषद में भी 6 सालों के लिए कोई मेंबर की मतलब उनके कार्यकाल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 में देखिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में एक प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। कहाँ था? ध्यान रखें, डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी का मतलब है भारत के राज्य नीति निर्देशक तत्वों में था। तो नीति निर्देशक तत्वों में ये बातें था पहले से कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, लेकिन उसमें आपको पता है कि वो एक ऐसा चेक है, ठीक है, एक ऐसा चेक है, सरकार जब चाहे तब उसको भंजा सकती है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, सरकार ने क्या किया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन लाया। ठीक है, और 2002 में क्या किया, एक आर्टिकल मूल अधिकार में जोड़ा गया, वो है आपको 21A जोड़ा गया, और कहा गया कि अब बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और आपको पता है मूल अधिकार में जो भी आर्टिकल है, जो भी प्रावधान है, वो नागरिक को सरकार से छीन के ले सकता। सरकार अगर नहीं दे रही है तो उससे सरकार को देना बाध्यकारी बनाता है। ठीक है, एक तरह का सरकार को यहाँ पे बाध्य बना दिया गया कि आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तभी से लेकर आप तो दिखाई पड़ रहा है हर स्कूल, हर गाँव में जो स्कूल है वहाँ पर बच्चों को खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, बैग मिलता है, किताब मिलती है, साइकिल मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप दिखाई पड़ रहा है कि ये 2002 के बाद का अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये कहानी है। ठीक है, उसके बाद की जो घटना घटी आज तक दिखाई पड़ रहा होगा कि स्कूल में सारा कुछ प्रावधान किया जाता है। ठीक है, अब पहले तो बच्चों के लिए था, अब तो बहुत बड़ों के लिए कर दिया गया। मैट्रिक इंटर तक के बच्चों को मैट्रिक तक का से मैट्रिक से बाद का 8वीं तक के बच्चों को शायद सारी चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा है जो कि 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए आप निःशुल्क शिक्षा देंगे, ये प्रावधान किया गया था 86वां संविधान संशोधन में। और एक भाग 3 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, नया अनुच्छेद जोड़ा गया, वो अनुच्छेद है 21A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान में एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। लेकिन अब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तब ये घटना घटी 2002 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया गया है जनसंख्या के बारे में कि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452। ठीक है, जो कि भारत की कुल भारत का जो जनसंख्या है उसमें सबसे जो अधिक जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, सेकंड जनसंख्या महाराष्ट्र में है, और तीसरे नंबर पे हम बिहार में हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए, ठीक है, जनघनत्व पूछा जाए तो याद रखेंगे बिहार 1 नंबर पर है।
ठीक है, बिहार 1 नंबर पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अध्याय 4 में देखिए समाज में लिंग भेद। आपको पता है समाज में हम लोग जेंडर वाइज हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांटा हुआ है कि ये स्त्री है, ये पुल्लिंग है, ठीक है, सॉरी ये मर्द है। तो इस तरह बांट कर ये गलत अवधारणा है, गलत धारणा बनी है। दूसरी बात ये भी धारणा बना है कि स्त्री यही काम करेगी, पुरुष ये काम करेंगे, ये भी जेंडर वाइज की तरफ जाता है, ठीक है, जो कि आपको सीटेट की पढ़ाई में या फिर आपको बीएड की पढ़ाई में आपको बताया गया होगा, ठीक है। जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है, कहने मतलब जेंडर क्या है, जिस किस प्रकार समाज में रहना है ये आपको दर्शाया जाता है, ठीक है। अध्याय 5 में देखिए समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष, ठीक है। एक नाम दिया गया है यहाँ पर कि बसंत कुमारी, ठीक है, कौन है, तो भारत का प्रथम महिला बस ड्राइवर है, ठीक है। पहला आईपीएस किरण बेदी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961 में बना था। साथ में ये भी कहा गया कि दहेज लेना या इनके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 की जुर्माने की बात किया गया। लेकिन समाज में क्या चल रहा है ये आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, दहेज का कानून कब लाया गया था, याद रखेंगे 1961 की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया, ठीक है। खैर आज भी बहुत सारी महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो मैंने अभी बताया 86वां संविधान संशोधन। इसी का जो उस समय संशोधन किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। पूरे देश में लागू किया गया कि अब बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। अध्याय 6 में है मीडिया एवं लोकतंत्र। 2008 में बिहार में बाढ़, ठीक है। तो आपको पता है 2008 में बिहार में बाढ़ आई थी, ठीक है। कब आई थी, 16 अगस्त को, ठीक है। मनरेगा, ध्यान रखेंगे, मनरेगा से पहले इनका नाम नरेगा था, ठीक है, नरेगा था, ध्यान रखेंगे। नरेगा का मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये कब लाया गया था, ध्यान रखेंगे 2005 में लाया गया था, ठीक है, 5 में लाया गया था। और उस समय से लेकर 2009 तक इसको नरेगा के नाम से जाने, बाद में इसमें मनरेगा, ठीक है, एम जोड़ दिया गया, यानी इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 में लाया गया था और इसके नाम से, महात्मा गांधी नाम से आज भी चलते आ रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया जाता है। 100 दिन की गारंटी था कि आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। देखिए इसी में लिखा हुआ है मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, अधिक नहीं, अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अपन समाचार याद रखें, ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क मुजफ्फरपुर में है। मीडिया, ठीक है, मीडिया आप जानते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बहुत सारे मीडिया है, ठीक है। तो मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है। मीडियम का मतलब ही होता है माध्यम, ठीक है। यानी मीडिया द्वारा क्या होता है कि हमको मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें, समाचार मुझे प्राप्ति होती है, यानी उसके तक खबर मेरे तक पहुंचती है। तो मेरे लिए माध्यम एक जरिया है समाचार मेरे तक आने का, ठीक है। चलिए आगे 7वां देखिए, 7वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन की समझ, ठीक है। हमारी त्वचा में क्या होता है, मेलेनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जिससे हमारी त्वचा का रंग तय होता है। जिसमें मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो काला होता है, जिससे मेलानिन का रंग कम होता है उसे गोरा होता है, ठीक है। और मेलानिन एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे शरीर में, अगर त्वचा में है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से बचाता है, नहीं तो स्किन डिजीज होने की संभावना होती है, ठीक है। यही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ठीक है। कहता है हमारे त्वचा में मेलानिन नामक पदार्थ होता है, जिसमें हमारे शरीर का त्वचा का रंग तय होता है। मेलानिन हमें सूरज की नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जिनकी त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं, और जिनमें कम वे गोरे दिखते हैं, ठीक है, वह गोरे दिखते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आपके पास अध्याय 8 है। अध्याय 8 में देखिए क्या कहता है, हमारे आसपास के बाज़ार, ठीक है। आपको पता होगा साप्ताहिक बाज़ार गांव घर में लगता है, ठीक है।
या फिर आप देखे होंगे पटना में भी रहते होंगे तो पटना के आसपास जगह में साप्ताहिक बाज़ार लगता होगा। लेकिन जब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बड़े बड़े दुकान मिलेंगे, मॉल मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए शहर में मोहल्ले की दुकान मिलेंगे, शॉपिंग मिलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मॉल मिलेगा। लेकिन एक नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जगनारायण मसाला व्यापारी, पटना सिटी का मरूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी, ठीक है। तो ये सब नाम जो दिया हुआ है, ये सब नाम याद रखिए, क्या पता ये सब नाम आपसे पूछ दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, अध्याय 9 में देखिए, अध्याय 9 में कहता है कि बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कुड़ियाँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कुछ बातें आएगी। देश में मखाना का कुल उत्पादन कितना है? 85% कहाँ से होता है? बिहार से होता है, ठीक है। मखाना उत्पादन का कुल 85% हिस्सा कहाँ से हो रहा है? बिहार से। बिहार में कहाँ से? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ठीक है। मखाना खेती क्रम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे मखाना जो हम लोग खेती करते हैं उसका क्या, कैसे हम मखाना उसको उत्पादन करते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे कि मखाना से हम लोग क्या करते हैं? गुड़िया निकालना, ठीक है, गुड़िया से लावा बनाना, ठीक है। और फिर इसके बाद स्थानीय आढ़त को देना। फिर इसके बाद स्थानीय आढ़त लोग क्या करते हैं, आढ़ती लोग क्या करते हैं, ले जाकर उसे थोक मार्केट में देते हैं, थोक विक्रेता, फिर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता में जाता है, खुदरा से फिर उपभोक्ता में जाता है। तो हम लोग मखाना जो भी उत्पादन कर रहा है वो क्या करता होगा? स्थानीय आढ़तिया जो हैं उनको जाकर देता होगा, ठीक है। जैसे कि सहरसा की बात लीजिए तो सहरसा में जो स्थानीय आढ़तिया है उनको जाकर दे दिया, ठीक है। वो क्या करेंगे? वहाँ थोक विक्रेता को देंगे, थोक विक्रेता क्या करेगा? खुदरा को देगा, और खुदरा विक्रेता क्या करेगा? उपभोक्ता तक पहुँचाएगा, ठीक है। इस प्रकार चलते हैं आगे। देखिए चले मंडी घूमने, अध्याय 10 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बात लिखा हुआ है, ध्यान रखें, एमएसपी का मतलब ध्यान समझेंगे कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मैक्सिमम की बात नहीं है, मिनिमम। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी धान की कीमत 1 कुंटल का दाम 2000 रुपये है, मान के चलिए, ठीक है। तो आपको अगर आप मेरे पास धान है वो 2000 रुपया में हम मिनिमम रेट में बेच उससे कम में नहीं बेचेंगे, उससे ज़्यादा ही बेचेंगे, ठीक है। अगर सरकार के पास जहाँ पे दुकान खुली हुई मैक्सिमम एमएसपी की दुकान होगी, ठीक है, समर्थन मूल्य सरकार देती है, वहाँ पर ले जाकर आप देंगे तो आपको उतना रुपया दाम मिलेगा। लेकिन उससे अधिक दाम कोई और दे रहा है, 2001, 2005, 2010, 2200 रुपये कुंटल कोई दे रहा है, अब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उतना नहीं दे रहा है, उससे कम 1800 दे रहा है, 1700 दे रहा है, तो सरकार के दुकान में जाकर बेच सकते हैं, ठीक है। ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सरकार द्वारा चलती है। देखिए किसान लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, ठीक है। बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित रोहतास, सहरसा, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर किससे जाना जाता है? धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, धान कटोरे कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? तो 30%, ठीक है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो सिवान है, मुजफ्फरपुर है, नालंदा है, पटना है, भोजपुर है, सहरसा है, भागलपुर है, मुंगेर है, गया है, इस प्रकार करके, ठीक है। तो एक तरफ देखिए आपको कुछ धान उत्पादन के लिए आप देखिए दक्षिण बिहार तरफ जाइए, ठीक है, जो कि धान उत्पादन के लिए है। तो उत्तर बिहार आएंगे तो अधिकतर गेहूं है, ठीक है। उसमें दक्षिण बिहार में कुछ नालंदा भी है, पटना भी है, कुछ भोजपुर भी है, और भोजपुर का हिस्सा है, मुंगेर भी, गया भी है। तो इस प्रकार करके कुछ जगहों पर धान अधिक होती है तो कुछ जगहों पर गेहूं अधिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सरसों का भी नाम दे रखा हुआ है। सरसों कहाँ कहाँ होती है? तो आपका बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक जिला हैं, ठीक है। इस प्रकार करके इन सब जगहों को देख लीजिएगा। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लीची उत्पादन होती है, ठीक है। जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में होती है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट की बहुत बड़ी मांग है, ठीक है। तो गुलाब बाग पूर्णिया में एक मार्केट है, गुलाब बाग, शायद वहाँ आप लोग जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व हमारे यहाँ पर चीनी मिल था, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया हुआ है, 32 मिलें था कब? 1942-43 में। लेकिन अब चीनी मिल की संख्या बिहार में मतलब नहीं के बराबर मान के चलिए
बहुत कम रह गई, नहीं के बराबर रह गई। ठीक है, यानी सब चीनी मिल सब बंद पड़ गई है। भले सरकार की नीति जो भी हो, सरकार को देखना चाहिए इस मैटर को लेकर। ठीक है, खैर जो भी हो रहा है देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद आगे आपके पास एक अध्याय और है। अध्याय इस प्रकार है, समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, अध्याय 11 में देखिए कहता है गंगा नदी पर फरक्का नामक बांध बना हुआ। याद एक बात ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है, वह है कहाँ पे, फरक्का में। ठीक है, उसे हम फरक्का ब्रिज के नाम से जानते हैं। कब बनी है, 1975 में बनी है। किस डिस्ट्रिक्ट में, मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद गंगा चल जाती है आपका बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, जीने के लिए न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपना हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 से कहलगांव के कागज़ टोले से किया। मछुआरों के लिए ये था कि मछली मारने के लिए, जीने के लिए जो आधार है, ठीक है, उसको समाप्त कर दे। इससे त्रस्त होकर 1982 में कहलगांव के कागज़ टोला से एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 1991 में सरकार ने राज्य को जल कर से मुक्त कर दिया और गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को किसी प्रकार के कर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जब इन लोग आंदोलन चलाया तो 1991 में क्या हुआ, कहा कि आप जाकर मछली मार सकते हैं, गंगा किनारे आप रह रहे हैं, आपको टैक्स नहीं लगेगा, आराम से आप जाके मछली मारिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए ये जीने का आधार है, उनका मेन व्यवसाय मछली मारना है, और सरकार उसे टैक्स लेना शुरू कर दे तो ये गलत बात है। इसीलिए इनको सरकार ने कहा कि आपको फ्री कर दिया गया। ठीक है, आप जाइए और अपना काम कीजिए। ठीक है, इसके बाद कहता है 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगल काल से चली आ रही ज़मींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे, 1990 में सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगल काल से चली आ रही ज़मींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावी आंदोलन किया। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्योतिबा फूले जिसने एक संस्था का जन्म दिया था जिसे सत्यशोधक समाज के नाम से जानते हैं। मुख्यतः इस संस्था का स्थापना का था ये मेन मुद्दा कि दलितों का उत्थान किया जाए। ठीक है, दलितों का उत्थान किया जाए। और ये चली, इसका एक पुस्तक ध्यान रखेंगे, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी एक पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मुख्यतः शिक्षा सामाजिक न्याय के लिए, और इसीलिए 1873 में। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्योतिबा फुले ने जिस संस्था का जन्म दिया था सत्यशोधक समाज को, वो 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में इस संस्था का जन्म हुआ था। ठीक है, और इस प्रकार करके इस संस्था द्वारा दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। उनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। चलिए, तो यही था आपका 7वीं क्लास का राजनीतिक और आर्थिक के पुस्तक, यानी कहने मतलब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी के पुस्तक। आप इसको सही से पूरा वीडियो को देखिए, और इसके बाद इसको देखने के बाद एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आए तो यहीं से आएगा। और इसके बाद अगर 1-2 क्वेश्चन पूछे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग आज यहीं तक रुकते हैं। फिर इसके बाद कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, यानी 8वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग 8वीं क्लास का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 को जानेंगे। इसके बारे में कुछ बातें हैं, अधिक तो नहीं है, बस उतना ही बातें जानेंगे जितनी इस बुक में लिखा हुआ है, और यही आपको भी जानना है। ये मेनली जो बुक है वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का बुक है, जो कि 8वीं क्लास में चलती है बिहार के सरकारी स्कूल में। सरकार द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है सरकारी स्कूल में, पब्लिक स्कूल की बात नहीं किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं किया जा रहा है। तो ये बुक 8वीं क्लास का है जो आपको पढ़ना है। और जैसे कि बीपीएससी चेयरमैन ने भी कहे हैं कि हम SCERT से क्वेश्चन पूछेंगे,
तो SCERT से क्वेश्चन पूछेंगे तो SCERT में ये आपका आता है, जिसमें से 8वीं क्लास का बुक है ये, और पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का बुक मिला जुला। फिर हम 9th में जो ही जाएंगे और 8 और 10th में जाएंगे, आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस की अलग बुक हो जाता है और इकोनॉमिक्स की अलग बुक होती है। 8वीं क्लास तक दोनों एक ही में चलता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए भाग 3 है, इससे पहले मैं भाग 1 यानी 6th क्लास का, भाग 2 यानी 7th क्लास का मैं करा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के माध्यम से वीडियो सेक्शन से आप जाकर देख सकते हैं, या मैं प्लेलिस्ट में उसको प्लेलिस्ट में भी रख दूंगा। प्लेलिस्ट शायद बना हुआ बिहार बोर्ड की बुक या बिहार बोर्ड 2023 करके बना हुआ होगा, उसी में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इससे पहले 6 और 7 को देखिए, फिर 8वीं को देखिए, तो आपको तीनों एक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फुलफिल हो जाएगा, और जो आने वाली एग्ज़ाम है इसके लिए आप खुद तैयार हो जाएंगे। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए कक्षा 8 की है, और कक्षा 8 में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 और भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान। चलिए हम लोग इसी को बजानेंगे। तो देखिए पहला लिखा हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 एक बुनियादी कानून है, लागू 1 अप्रैल 2010, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये शिक्षा का अधिकार जो है, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था, ठीक है, 2002 में लाया गया था। इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया है। इसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में 8वीं तक की पढ़ाई हेतु सरकारी विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। ये बातें भी कहा है। साथ ही साथ शिक्षक और छात्र का अनुपात दे रखा हुआ है, यानी छात्र 30 तो उसमें शिक्षक 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी 30 बच्चों में 1 शिक्षक की आवश्यकता होगी। सरकार का ये गाइडलाइन है, तो याद रखेंगे। ये आपका जो शिक्षा संबंधी जो क्वेश्चन था यहाँ पर, कहने मतलब है ये बुनियादी शिक्षा के बाद जो किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात जो किया गया है, जो बुनियादी कानून है जो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, इसकी सारी बातें यहाँ पर है। तो याद रखेंगे कि 3 किलोमीटर के दायरे में एक 8वीं क्लास तक स्कूल होना चाहिए, और साथ ही साथ जो टीचर और टीचर और छात्रों का अनुपात होना चाहिए, यानी करने मतलब छात्र का 30 है तो 1 टीचर होना चाहिए, ठीक है। आगे देख कहता है कि 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन हुआ था। बात सही है, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। और इसका प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखिएगा WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। और इसका आप जन्मदाता कह सकते हैं A.O. ह्यूम को, ठीक है, A.O. ह्यूम, ठीक है। कब स्थापना किया गया था? 28 दिसंबर 1885 की बात है ये, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई में हुई थी, ठीक है। ये सारी बातें अगर आप चाहते हैं फुल पेज वीडियो देखने के लिए तो इसी चैनल के माध्यम से आप जा सकते हैं, देखिए वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर कहीं प्लेलिस्ट में भी होगा, आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। पूरा कांग्रेस का अधिवेशन का वीडियो बना हुआ, एक पूरा वीडियो होगा जो कांग्रेस का अधिवेशन संबंधित हो, जितने प्रमुख अधिवेशन है सब के बारे में। इसी कांग्रेस से संबंधित MCQ भी होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग की, यानी 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बात का मांग किया कि भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे, इसकी मांग किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक रूपरेखा तैयार की, जिसे आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ट क्यों आया था? अगर आपको याद होगा तो आपको पता है, साइमन कमीशन आए थे, ठीक है, साइमन कमीशन आए थे 1928 में, ठीक है। और इसी के
इसका विरोध किया गया था भारतीय नेताओं द्वारा। कहना कि इसका कहना था, भारतीय नेताओं का कहना था कि हमारा संविधान बन रहा है और संविधान बनाएंगे कौन, गोरे लोगों द्वारा, क्योंकि ये कमीशन में जो 7 मेंबर था सबका सब वाइट कमीशन भी कहता है, क्योंकि इसमें 7 मेंबर आपका अंग्रेज थे। ठीक है, तो संविधान मेरा अंग्रेज बनाएंगे, इसीलिए यह नेहरू रिपोर्ट भी आया था। ठीक है, उसी समय जिन्ना का 14 सूत्री मांग भी आया था। तो उसी समय नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट दिया था। खासकर नेहरू रिपोर्ट का जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, तो इसलिए इसका उसी के नाम से है। और इसमें और कांग्रेस के 8 मेंबर अन्य नेता और भी थे। तो सब मिलकर एक रिपोर्ट सौंपा था कांग्रेस सरकार को, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें भी अपने संविधान की रूपरेखा का तैयार किया गया था। ठीक है, 1931 में देखिए कराची अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इसमें भी भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। 1934 के एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में तेज हो गई। यानी 1934 में एक स्वतंत्र संविधान की मांग किया गया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में ये तेज हो गई थी, मांग को तेज कर दिया गया था। ठीक है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठन किया गया था, आपको पता है। ठीक है, और इसी दिन यानी इसी 9 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर दोनों बिहारी लिखा, यानी कहने का मतलब दोनों बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को चुन लिया गया था। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान को लिखने वाला सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, तो बात सही है कि भारतीय संविधान जो हमारे देश से जो अलग हो गए, ठीक है, उसके बाद जो कुल मेंबर की बात जो किया जाएगा यहाँ पर, तो कुल मेंबर 299 थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, प्रारूप समिति होगा। ठीक है, प्रारूप नहीं, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग सही लिखा हुआ है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। ठीक है, और ये कब पूरा हुआ, तो देखिए आपको मैं कल भी बताया था और आज भी यहाँ पर है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो गया। और इसी दिन हम संविधान को अंगीकृत यानी कह सकते हैं आप इसको, हम एडॉप्ट किए थे। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, यानी हमारा संविधान जो दिखाई पड़ रहा है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसा वार्षिक चंदा, ठीक है, किस लिए, देखिए किस लिए लिया जाता, ध्यान रखेंगे। वार्षिक चंदा 25 पैसा मात्र लेकर सभी को सस्ता देने और सार्वभौमिक जो करने की बात किया गया था, वो कब किया गया था, तो 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे वी राघवाचारी। ठीक है, इसका मतलब ये समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 पैसा आपसे किसी से भी, उसमें भारतीय जनता से लेकर कांग्रेस की मेंबरशिप दिया जा रहा था, यानी सभी को दिया जा रहा था। ठीक है, और इसका जो प्रस्ताव पेश किया गया था 1920 का नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किए थे वी राघवाचारी। ठीक है, वयस्क अधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि सभी को मत देने का अधिकार था, लेकिन उस समय सभी को मत दे नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ पर कर की बात था, जो कर देंगे, जो इतना टैक्स देंगे, जिसके पास इतना संपत्ति है वही मतदान कर सकते थे। ठीक है, आगे है संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बातें सामने खुल के आ रही है। ठीक है, कि संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। अभी भी ध्यान रखेंगे, मूलतः 395 अनुच्छेद ही है, मूलतः 22 भाग ही है, लेकिन बस अनुसूची कितना हो गया है, तो 12 हो गए हैं। ठीक है, भले उसमें अनुच्छेद में हमने क्या किया है, ABCDEF जोड़ जाड़ के उसको बड़ा कर दिया गया और कहता है कि
495 हो गया, कहीं लिखा 470 लिखा होगा, कहीं पर 460 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे भाग 25 लिखा मिलेगा, उसमें भी क्या क्या 9 जोड़े, 9 फिर 9A जोड़े, 9B जोड़ दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार करके अगर हम AB को हटा देते हैं तो आज भी भाग 22 ही है। ठीक है, भाग 22 ही है और अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है, मूलतः चलिए अनुसूचियाँ बढ़ के 12 हो गई है। ठीक है, आगे एक बात है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ था, यही बातें अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को आत्मा किसको कहा, आर्टिकल 32। ध्यान रखेंगे, भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो आपको याद रखिएगा अनुच्छेद 32, और अगर प्रॉपरली ऐसे सिर्फ पूछा जाए तो प्रस्तावना। ठीक है, ऐसे पूछा जाए। आगे 1900 आगे देखिए, ध्यान देंगे 1942 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन है 1946। ठीक है, 1946 में एक मिशन आए थे जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। इसमें कौन कौन मेंबर था, स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति मिलकर एक मिशन भारत आया था जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस मिशन ने पाकिस्तान की मांग, मोंगा नहीं मांग होगा, ठीक है, पाकिस्तान की मांग को साफ तरीके से ठुकरा दिया गया था। ठीक है, मांग को इसी वजह से मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग लेना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर हैं, स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, और इस मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। ये कब आए थे, 1946 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से उस बात को दोहराया गया, आप लोग याद कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में धन सिन्हा, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित या कह सकते हैं पेश किया गया, फिर इसके बाद में पारित हो गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो आज हमारा प्रस्तावना के तौर पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारा प्रस्तावना के रूप में है। ठीक है, खैर कुछ चीज़ें इस पर जोड़ा गया है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका एक डिमांड था कि पाकिस्तान से कुछ भी नहीं, पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं, तो पाकिस्तान की मांग तो पूरा हो नहीं रही थी, इसलिए इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी, ध्यान रखिएगा, उनकी कुल संख्या 15 है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की प्रमुख समिति है। ठीक है, तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में और उसका अध्यक्ष देखिए लिखा हुआ है, तो हम लोग उसकी कुछ समिति है और अध्यक्ष हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो आपके SCRT में दिया हुआ है उसी संबंधित देखिए, यहाँ पर एक संचालन समिति है जिसका अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद कुछ और समिति है जैसे कि आपका यहाँ पर है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद लास्ट में है एक राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अध्याय 2 पे चलते हैं। अध्याय 2 में है धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार मेनली आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3, ठीक है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक ऐसी हम भारत की निर्माण, एक ऐसी भारत की कल्पना कर रहे हैं, ये या ऐसी भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो कहता है कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति किसी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के यानी ये व्यक्ति को यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर एवं आज़ादी
जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो एक ऐसी आज अधिकार आपको मिलना चाहिए जो आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। ठीक है, मानसिक रूप से ठीक हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ, आत्मनिर्भर एवं आज़ाद जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपका भाग यहाँ पर 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 से। ठीक है, मौलिक अधिकार देखिए यहाँ पर पहला आपके पास है। देखिए यहाँ पर कितना अधिकार दे रखा हुआ है। फर्स्ट अधिकार क्या है? समता का या समानता का अधिकार। कितना से कितना तक? 14 से 18 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो मेनली आपका एशियाटिक दे रखा हुआ उतने जानेंगे। इसको पढ़ने के लिए तो खैर 2 दिन टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है ये। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं पॉलिटी का मेन हर्ट है ये। ठीक है, आप आत्मा कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, यानी विधि के समक्ष सबको समान होगा, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू करेगा। यहाँ पे अमीरी गरीब देखकर कानून नहीं बनेगी। ठीक है, सबके लिए समान कानून बनेगी। ये 14 में कहता है विधि के सामने सब कोई समान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कोई ऐसे व्यक्ति से आप किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं इसलिए कि वो अलग धर्म के हैं, वो अलग नस्ल के हैं, वो अलग जाति के हैं, वो अलग लिंग के हैं, वो अलग जन्म स्थान उसका है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए। किसको कहा गया है? सरकार को भी क्या कहा गया है और इसमें व्यक्ति को भी कहा गया है। ठीक है, कहने का मतलब दोनों की बातें हैं। क्या कहता है? राज्य द्वारा किसी धर्म मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिक के प्रति जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए आगे ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। कहने का मतलब है कि अगर राज्य सरकार किसी भी साफ समझेंगे, कोई भी नौकरी निकालता है तो उसमें आप किसी भी व्यक्ति को ये कहकर आप उसको नहीं हटा सकते हैं कि आप बिहार राज्य के नहीं हैं, आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते, वो सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे 16 के 4 में अपवाद स्वरूप है कि आप किसी विशेष वर्ग के लिए आप सीट को आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका लिखा हुआ है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ में आप ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जिससे छुआछूत वाला कहानी इसमें आ जाती हो। ठीक है, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे, इस प्रकार किसी प्रकार काम नहीं करेंगे। ठीक है, छुआछूत को बैन किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इतना सी बातें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 18 को देखते हैं। अनुच्छेद 18 में देखिए क्या लिखा, उपाधियों का अंत। सेना या विधा यानी कहने मतलब शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कोई भी व्यक्ति अपनी उपाधि नहीं लगाएंगे अगर यहाँ पर सिर्फ सेना और शिक्षा संबंधी, विधा संबंधी छोड़ दे। जैसे कि आपने देखे होंगे कर्नल, ये तो लेफ्टिनेंट, ये तो ये सब चीज़ें हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे शिक्षा संबंधी जो PhD हो जाता है, डॉक्टर फलना तो डॉक्टर तिसका। ठीक है, इस तरह का नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो शिक्षा संबंधी और सेना को छोड़ दिया जाए तो कोई भी आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं। और अगर कोई विदेशी सरकार को आपको उपाधि दिया जा रहा है तो आप राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना नहीं ले सकते हैं, नहीं स्वीकार कर सकते हैं। नोट कर देखिए लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इसके बाद वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत में दिए जाते हैं।
ठीक है। आगे देखिए है स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, सिर्फ 6 हैं, अब सिर्फ 6 हैं क्योंकि 19(1) का F को हटा दिया गया। इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है और उसको 300 के A में रखा गया है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, अब कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। आप कानून के तहत संपत्ति रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे इसमें देखिए आपको 19(1) का A में क्या है, आपका प्रेस का स्वतंत्रता दिया हुआ है, यानी कहने मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये 19(1) का A में दिया गया है। 20 में देखिए, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 20 में दे रखा हुआ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रखा हुआ, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी इसको जीने का अधिकार आप कर सकते हैं, ठीक है, जीने का अधिकार कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 में है। इसमें देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि में बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, ठीक है। आप उसके बाद अनुच्छेद 21 का क में ध्यान रखेंगे, वही वाली बातें हैं जो बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद है, 23 और 24, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 23 में जो दे रखा हुआ मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। इसका मतलब ये होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी या इस प्रकार से अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर काम करना चाह रहा है आपके यहाँ पर, उसको 400 रुपया 500 रुपया दे काम करवा लेते हैं सारा दिन, तो वो कोई अपराध नहीं है। वो आपने बोला कि मैं 400 रुपया, वो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं 500 रुपया लूँगा, आपने कहा 400 रुपया देंगे, अगर 400 रुपया हम काम करने को तैयार है सारा दिन, तो कोई हम जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस स्वेच्छा से मेरे यहाँ काम कर रहा है। जब शाम में छुट्टी होकर घर जाएंगे तो 400 रुपया मैं दे दूँगा, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन कोई व्यक्ति को आप कभी किसी को उठा कर लाएँ कहीं से और ज़बरदस्ती कोड़े के बल पे मार के काम करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है किसी से खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये सब दंडनीय अपराध है, ठीक है। आप इसे नहीं कर सकते, इसे हम मानव के दुर्व्यवहार या बलात्श्रम कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 में ये चीज़ें हैं। और अनुच्छेद 24 में देखिए इसी का छोटा रूप है, बच्चा के लिए है, ठीक है। कि अनुच्छेद 24 में कहता है, अच्छा नोट करके दिया हुआ है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इससे आप नहीं कहा तो ये होना चाहिए, जरूरत पड़े तो राष्ट्र सेवा के लिए जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए कहता है अनुच्छेद 24 में ये कहता है कि किसी भी बालक के नियोजन के प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब है 14 ईयर से नीचे बच्चों को आप कहीं पर ऐसा कोई काम में नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है, दे रखा हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें 4 अनुच्छेद है, 25 से 28, ठीक है। 25 में कहता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये बात लिखा, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर ये कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप धर्म मानिए, प्रचार प्रसार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी धर्म मान, जरूरी है कि बाप मान रहे हिंदू धर्म तो बेटा भी हिंदू मानेंगे नहीं। इस हमारा संविधान ने दिया है कि आप चाहे तो आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, ठीक है, आपका मन, ठीक है। याद रखेंगे 25 में इतना समझेंगे, हम धर्म को मानेंगे, ठीक है। इसके बाद 26 में देखिए क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी हम कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था, मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, ठीक है, स्थापना कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार दे रखा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब पहले धर्म मानिए, फिर आप मंदिर मस्जिद की बात कीजिए, ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। 27 में देखिए कहता है कि कोई भी ऐसा कर ऐसा नहीं लिया जाएगा या देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, धार्मिक कर होगा, ठीक है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण करने के लिए विशेष रूप से निश्चय कर दी गई हो,
ठीक है, ऐसा कोई आपसे कर नहीं लिया जाएगा। कोई आप बता सकते हैं कोई कर ऐसा लेता होगा तो? धार्मिक कर, अगर हम गुलामी के से पहले की बात करें धार्मिक कर लेता था, लेकिन अब तो कोई धार्मिक कर नहीं है। ठीक है, तो कोई धार्मिक, हाँ चंदा एक अलग चीज़ है, चंदा एक स्वैच्छिक चीज़ है। ठीक है, आपको देने की इच्छा कर दे सकते, नहीं देना छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो स्वैच्छिक कर है चंदा, चंदा कर नहीं कर सकते, स्वैच्छिक आप व्यय है, आप शुल्क है, कर सकते हैं कि आप दीजिए उसको, लेकिन यहाँ पर टैक्स, ऐसा कोई टैक्स लगाता नहीं है। ठीक है, चलिए, और 28 में देखिए कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कहने मतलब है ऐसा कोई भी राज्य विधि से पूर्ण किसी शिक्षा संस्थान पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। यानी ध्यान रखेंगे, राज्य संपोषित स्कूल सब में किसी प्रकार को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका 5वां में है अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29। इस पर अल्पसंख्यक वर्गों को हितों की संरक्षण, जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने आप को पहले संरक्षण करें, अपने हित का संरक्षण करें। ठीक है, यहाँ में देखिए लिखा हुआ है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यक पहले 29 में अपना हित को संरक्षण करेगा, यानी करने मतलब अपने आप को बचाएगा पहले। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब अपने आप को सब कुछ कर ले तो 30 में अपना शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। ठीक है, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का ध्यान रखेंगे, वर्गों का अपना अधिकार दे रखा हुआ है। ठीक है, अपना अधिकार है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो देखिए अधिकार है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अल्पसंख्यक वर्ग पहले अपने आप को हित के संरक्षण करेगा और सेकंड स्थान में अपनी, यानी कहने का मतलब है 29 में अपने हित का संरक्षण करेंगे और 30 में अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, यहीं पर मदरसा वाली बात है। ठीक है, कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मदरसा का स्थापना जो करते हैं वो आपको विधि सम्मत है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपके पास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आपका कितना है, अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इनके अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा किसको, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इसमें इसके तहत 5 रीट है, पाँचों रीट को ध्यान रखेंगे। यहाँ 5 रीट कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, एकमात्र जो आपके स्टार्टिंग में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इससे किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, बाकी सारे संस्थाओं के ऊपर में लागू होती है। ठीक है, देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्ष को सन 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 1976 में जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुई थी, 1976 में। ठीक है, इस समय हमारे संविधान में कुछ चीज़ें, कुछ शब्द जोड़ा गया था, जिसे देखिए यहाँ पर, एक तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद। ठीक है, और उसी में देखिए पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष कोई पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और अखंडता। ठीक है, ये चीज़ें जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ा गया था। और ध्यान रखेंगे 1976 का जो भारत का संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 76 में, उसको हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे भाग 4 में ध्यान रखेंगे, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो अनुच्छेद दे रखा हुआ है। ठीक है, उसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश से शॉर्ट फॉर्म में से हम DPSP, ठीक है, DPSP भी कहते हैं। ठीक है,
तो याद रखेंगे इसमें जो भी अधिकार दिया हुआ है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं करनी, मतलब न्यायालय आप उसको ले जा नहीं सकते। सरकार की इच्छा है तो आपको वो अधिकार देंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है, वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी में भाग 4, ध्यान रखेंगे भाग 4 का ए जोड़ा गया और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का ए, ठीक है। और इसमें हमारे संविधान में लागू नहीं था, इसको जोड़ा गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत में एक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया। और ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर इसे जोड़ा गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये मौलिक कर्तव्य भाग, ठीक है, भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है। चलिए ध्यान रखें इस बात को लेकर, कहाँ से लिया गया था? तो सोवियत संघ से। वर्तमान में कितना है? 11, पहले 10 था, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब है भारत सरकार द्वारा एक नागरिकता दी जाती है और भारत सरकार देती है, न राज्य सरकार देती है, ठीक है। जबकि अमेरिका में कैसी है? 2 ही नागरिकता है, यानी भारत सरकार, वहाँ अमेरिकी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से नागरिकता प्रदान करती है और राज्य सरकार अलग से प्रदान करती है, ठीक है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला, यानी कहने मतलब थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला मिला जुला असर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास, हमारे पास है अध्याय 3, जिसे हम संसदीय सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम भारत का संसद को पढ़ेंगे और संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। देखिए राज्यसभा लिखा हो कहीं न कहीं, ठीक है। देखिए राज्यसभा, तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, लोकसभा में कुल मेंबर 245, राज्यसभा में कुल मेंबर 245 और लोकसभा में कुल मेंबर 543, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे एक बात लिखा हुआ है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। अगर कोई ऐसे विधेयक लोकसभा में पारित हो रहा है, राज्यसभा में गिर जाए, राज्यसभा में पारित हो लोकसभा में गिर जा रहा है, ये मेनली राज्यसभा में गिर जाता है, ठीक है। लोकसभा में तो बहुमत रहता है तो सत्तारूढ़ पार्टी अपना वो पास करवा ही लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में कभी कभी राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका बहुमत होने के लिए राज्यों में भी सरकार की उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित हो राज्यसभा में गिर जा रहा है, तो एक राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल 108 के तहत में यह अधिकार है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसको, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है। दूसरी कौन बनी? सुमित्रा महाजन, ठीक है। इस प्रकार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। राज्यसभा कुल मेंबर कितना मैंने बताया? कुल मेंबर ध्यान रखेंगे, कुल मेंबर 245। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होती है, ठीक है। दोस्तों राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब है कि जनता वोट नहीं करते हैं, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम अप्रत्यक्ष करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। अगर दोनों को हम जोड़ें तो 238 और 12 यानी 250, ठीक है। लेकिन 250 ये संख्या जो है ये अधिकतम संख्या है, लेकिन मेरे पास कितना है? 245, ठीक है। तो याद रखेंगे 245 मेंबर फिलहाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार विधान परिषद भंग नहीं होती उस प्रकार राज्यसभा कोई भंग नहीं होती है। ये एक अस्थायी सदन, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होती है? 1/3 मेंबर राज्यसभा से निर्वाचित क्या बोला जाए कि उसको वहाँ से हटना पड़ता है, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाती है। फिर उतने मेंबर वो आकर फिर से
भर जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वेतन कर मुक्त, ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति वेतन अभी कितना है, 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख है और 5 लाख वेतन कर मुक्त है। ठीक है, चलिए प्रथम राष्ट्रपति जो महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकाल, संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विवाद से जुड़ा किसी भी समस्या के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। इसे तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है। ठीक है, प्रश्नकाल होता है और संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में किसी कोई विवाद हो तो उस प्रश्नों को उस प्रश्नों से जुड़ा कोई समस्या हो तो उस प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे शून्यकाल देखिए लिखा हुआ, शून्यकाल भारत की देन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की देन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और समय रहता है 12 से 1। ठीक है, इसमें 2 तरह प्रश्न होता है, तारांकित होता है और तारांकित मतलब का कि स्टार मार्क दिया रहता है और स्टार मार्क दिया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे है अध्याय 4 कानून की समझ। ठीक है, बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया। ठीक है, कानून पारित किया गया, क्यों पारित किया गया देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो राज्यसभा प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो हो गया। राज्यसभा की जो न्यूनतम उम्र होती है, ठीक है, राज्यसभा मेंबर बनने का, उसका 30 वर्ष होता है। ये एक अस्थायी सदस्य है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की पहली बैठक पहली बार गठन कब हुई थी, 30 अप्रैल 1952 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संवैधानिक प्रधान होता है, प्रथम नागरिक होता है, ध्यान रखेंगे सब बातों को। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति संबंधित है। राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, रिक्त रहने पर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना होगा। बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को चुनाव होने के बाद किसको नियुक्ति करना है, ध्यान रखेंगे बहुमत दल के नेता को नियुक्त करना होता है। ठीक है, चलिए देश का प्रथम राष्ट्रपति ध्यान रखें कब कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कब से कब, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ठीक है, 5वां आपके पास है न्यायपालिका। ठीक है, जो न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका स्तर देखिए, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ग्राम न्यायालय भी है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन, पिता के संपत्ति में बेटा बेटी के समान बराबर का हकदार होता है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखेंगे। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। सरकार का यह दायित्व है कि वो यह सुनिश्चित करें कि भारत में कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। ठीक है, न रह जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी है। यानी सरकार का ये भी एक दायित्व है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो गरीबी और असमर्थता की वजह से उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ध्यान रखें सब बातों को। ठीक है, अध्याय 6 में कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ उसका कुछ लंबा चौड़ा दिया हुआ था। अध्याय 7 में देखिए, यहाँ से इकोनॉमिक्स की बातें शुरू हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे वैशाली जिला में क्या होता है, प्रमुख रूप से केला खेती होता है। ठीक है, मधुरापुर महिला दूध उत्पादन सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति की स्थापना किया गया। सहकारिता शब्द सह तथा कारिता से बना है, यानी साथ मिलकर काम करने वाली बात है। ठीक है, अध्याय 8 पे चलते हैं। अध्याय 8 में देखिए खाद्य सुरक्षा है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं, इसे हम बफर स्टॉक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जो हमसे अनाज खरीदता है सरकार, वो जाकर कहीं पर भंडार कर लेते हैं, जैसे FCI गोदाम है, वहाँ पे भंडार करके रखते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है सरकार हमको देते रहती है। ठीक है, पैक्स यहाँ पर देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट
कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स है। FCI मैंने जिसका नाम लिया उनका यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब किया गया था? तो जनवरी 1965 को किया गया था। FCI एक भारत का एक निगम है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्य सुरक्षा करने हेतु हेतु खाद्यों का क्रय करके उन्हें गोदाम में भंडारित किया जाता है। इसके बाद कुछ कानून है, जैसे कि मेरे पास दीवानी कानून है और फौजदारी कानून है। दीवानी कानून का मतलब है सिविल कानून की बात किया जा रहा है, ठीक है। सिविल कानून में क्या क्या होता है? ज़मींदारी व्यवस्था, ज़मीन का जो मामला हो, संपत्ति का मामला हो, विवाह का मामला हो, ये सब मामले दीवानी पे चला जाता है। फौजदारी में क्या होता है? चोरी डकैती, हत्या, रेप, ये सब मामला फौजदारी से क्रिमिनल केस कहा जाता है, ठीक है। भारत में कानून बनाने के दायित्व संसद को है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संसद कानून बना सकता है। सामान्यतः विधेयक लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी रखा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा विधेयक है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रखते हैं, जैसे कि इसको हम धन विधेयक कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 45 में ये चीज़ दिया हुआ था, ठीक है, और ये आपको दिखाई पड़ रहा है DPSP, ठीक है। DPSP में 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था किया गया था। अगले 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की जानी थी, लेकिन राज्य सरकार ने ये नहीं कर पाया। इस वजह से 86वां संविधान संशोधन लाया गया और इस अनुच्छेद को उठाकर रख दिया गया 21A में, और अब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। बिहार राज्य में 1982 बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा कानून बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा चलाया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है। देखिए 1862 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई में की गई थी वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1862 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई में किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस उस समय का शासनकाल था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना, ध्यान रखेंगे, 1966 में किया गया है, ठीक है। पंजाब हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ है, ध्यान रखेंगे। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय। कहने का मतलब है कि सबसे नीचे जो है वो जिला न्यायालय देखेंगे आप, अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय में है, जैसे कि आप कोई भी केस होता है जिला न्यायालय में जाता है, वहाँ पे आप उसका केस को फरियाद को सही नहीं हुआ तो आप जाएंगे उच्च न्यायालय, वहाँ भी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ जिला सबसे निचले में जिला न्यायालय है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय है और उसके ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय जो बिहार में कहाँ पर है? पटना में है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। ये था 8वीं क्लास का SCERT, ध्यान रखेंगे SCERT 8वीं क्लास की है ये, ठीक है। आप इसे पढ़िए और अधिक लाभान्वित होइए, ठीक है। इनका आप कह सकते हैं उपयोग कीजिए और आप इसको पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में इससे कुछ क्वेश्चन आएगा, आप उसे देखिएगा और कोशिश कीजिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। चलिए इसी बात को लेकर हम आज यहीं पर रुकते हैं और फिर इसके बाद फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।